हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। देखिए राजस्थान में जो पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के जो एग्ज़ाम हुए 5 तारीख और 6 तारीख को, उसमें आज हम आपके समक्ष जो 6 तारीख को सुबह जो पेपर हुआ है सामान्य हिंदी का, और हम आपके समक्ष जो है हमने आंसर की तो उसमें डाल ही दी थी ऐप के ऊपर, और उसको सोल्व भी करा दिया था हमारे जो साथी हैं उन्होंने। अब यहाँ पर हम चारों पेपरों का एक विस्तृत विश्लेषण व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। एक दो सवाल ऐसे हैं जिन पे थोड़ा सा हो सकता है कि आपत्ति दर्ज हो जाए, उनको भी हमने इसमें कवर किया हुआ है ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से, तो उनको भी हम देख लेंगे। दूसरी बात, हमारा यहाँ पर ये संपूर्ण विश्लेषण करने का पक्ष ये है कि वर्तमान समय में जो आरपीएससी जो है जिस स्तर पे आपके परीक्षा को लेके गई है, वहाँ पर आपको पढ़ने के साथ साथ विवेक को भी विकसित करना होगा। मैं इसी अंदाज में कहूँ कि भाई पढ़ना ही पड़ेगा, और बिल्कुल लंबे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको हैबिट होनी चाहिए पढ़ने की। आपने जीके के जो पेपर देखे, जीएस के जो पेपर देखे, वो आपसे संपूर्ण बात ये मांग रहे हैं कि पढ़ने की जिसकी अच्छी शैली है, समझने की जिसकी अच्छी शैली है, वो तसल्ली से दीर्घ गंभीर होकर उत्तर दे सकता है। तो उसी के क्रम में हम आज सबसे पहले हम 4 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा 5 तारीख को, जो पहला पेपर हिंदी का हुआ है। उसके बाद 5 तारीख को शाम को जो जीके जीएस का पेपर हुआ है उसका दूसरा बनेगा। ये तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये हिंदी का दूसरे दिन का पेपर है। उसके बाद जो है इसके बाद जीके का पेपर आ जाएगा। संपूर्ण विश्लेषण, कहाँ से क्या क्या चीज़ पूछी गई है, किस प्रकार से आपकी अब नवीन जो है वो रणनीति होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा सा समझ विकसित करते हुए काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पीएसआई एग्ज़ाम 2026, ये 6/4/2026 को, यानी कि जो दूसरी दिन की जो पहली पारी है उसके अंदर हिंदी का पेपर है। देखिए हम ये कोर्स चला रहे हैं, ये तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, पहला यहाँ पर बात कर लेते हैं। नोट चला लेता हूँ मैं। चीज़ें देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत करने में थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन अच्छे तरीके से हमने प्रयास करते हुए, मैंने और मेरी टीम ने एक आपके सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयास किया है वो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे पीडीएफ को, अधिक से अधिक आप पीडीएफ को शेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, बिल्कुल फुल प्रूफ में कह रहा हूँ कि गलती, देखिए मानवीय एक गुण है, लेकिन फिर भी ये मैं कह सकता हूँ कि गलती इसमें ना के बराबर है, और वैसे तो नहीं है, 3-3 जगह से चेक करने के बाद ही काम किया है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। कहने का अर्थ है कि कोई वाक्य बोला जाए कि मैं यह काम करूंगा या मैं अपने द्वारा यह काम करूंगा, तो जब व्यक्ति खुद को बार बार 2 बार दोहराए तो क्या कहेंगे कि वहां निजवाचक है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर मैं आप वहां गया, मतलब मैं खुद वहां गया, यानी कि यहाँ निजवाचक है। अब प्रश्न को पढ़ने का तरीका, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं पे जोड़ लगाइए आप। यहाँ पेपर में जब आप पकड़ेंगे तो इन सब जो एंड में जो चीज लिखी हुई है उसको पकड़ने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं आ रहा है, आप आ रहा है। ठीक है, यहाँ मुनि और आप आ रहा है। अब दूसरा जो वाक्य है उसकी व्याख्या ये है कि मुनि आपको ही कह रहा है, जैसे कि वो जवाहरलाल नेहरू वाला जो प्रश्न था कि आपने, तो मुनि आप यानी कि कोई कह रहा है किसी से, मुनि और आप यानी कि यहाँ पर भी निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, तो मैं हूं और सामने वाला कोई दूसरा है, यानी कि पहला पर्सन मैं हूं, दूसरा पर्सन वो है, तो यही इसका आंसर है कि मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा। आप भला तो जग भला, यानी कि खुद के खुद भले तो जग भला। उसके बाद आपको पता ही है, ये इसकी संपूर्ण व्याख्या हो रखी है। मैं इसको पहली बार आपको पढ़ देता हूं पूरा, कि आपको पढ़ना कैसे है। कि जैसे ये क्वेश्चन आया, निजवाचक सर्वनाम आपका उदाहरण नहीं है, ये ऑप्शन है। व्याख्या है, निजवाचक सर्वनाम जब आप शब्द का प्रयोग कर्ता खुद के लिए, स्वयं या खुद के अर्थ में करता है तो वह निजवाचक होता है। विकल्प 1 और 4 में आपका अर्थ स्वयं है। विकल्प 1 और 4 का अर्थ में आप स्वयं यानी खुद के ऊपर ही बात आ रही है। उसके बाद विकल्प 2 की बात करें, में आपका प्रयोग सम्मान देने के लिए मध्यम पुरुष के रूप में हुआ है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये सही है। विकल्प 3 पूरी तरह से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जहां आपका प्रयोग सामने वाले व्यक्ति, सुनने वाले मतलब कहने वाला कोई और है और सुनने वाला कोई और है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे है। ऐसे हमने संपूर्ण प्रश्नों की अच्छे से व्याख्या की है।
ताकि विद्यार्थियों को समझ में आए कि भाई इस तरह से हमसे गलती हुई है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, अगर ये सही है तो ये क्यों सही है। इस प्रकार की बातें आपको आज समझने को मिलेगी। अगले पे चलते हैं। वह लड़का जो रेखांकित पद के बारे में बात कर रहा है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वाक्य में रेखांकित पद जो के किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मतलब रेखांकित पद जो में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब इसकी व्याख्या आप तसल्ली से देखेंगे तो इसका आंसर है, ये जो है वो संबंध को बचाता है। हमने हमारी क्लासेस में भी पढ़ा रखा है कि जो जिसने वगैरह सारी बातें हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां तक की कहानी कि संबंध वाचक होते क्या हैं। यहां जो शब्द वह लड़का का संबंध, जो शब्द जो है वो लड़का का संबंध अगले वाक्य कल आया था से जोड़ रहा है, इसके मुख्य शब्द जो सो जैसे जैसे वैसे हैं, जैसा आप क्लास में पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो आंसर आपके है, आपका ये जो आंसर है ये संबंध वाचक सर्वनाम है। वो लड़का जो कल आया था, कौन सा लड़का कि साहब वह लड़का, तो संबंध बता रहा है उस लड़के का जो कल आया था। इस प्रकार से देखेंगे। आगे चलिए जल्दी जल्दी निपटाते हैं कहानी। सर्वनाम विशेषण रहित वाक्य है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य है, मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सार्वनामिक विशेषण है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि देखो कौन आया है, देखो कौन आदमी आया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, आप चिन्ह परिपाटी से देख सकते हो। कोई सज्जन आए हुए हैं, इनमें से क्या चीज तुम लोगे, देखो कौन आया है। अब इसका आंसर है देखो कौन आया है। अगर ये है तो भाई कैसे है, इसकी व्याख्या देखो। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि व्याख्या, कौन आदमी आया है, यहाँ कौन एक सर्वनाम है, सिंपल सी बात है, कौन है, क्या है, क्यों है, कैसे है ना। कौन एक सर्वनाम है जो आदमी संज्ञा से पहले आया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। पहला वाला मामला क्या है कि साहब यहाँ कौन जो है इस संज्ञा के पहले आया है, तो हम जानते हैं कि मतलब संज्ञा से पहले इस प्रकार के विशेषण अगर प्रयोग में किए जाते हैं तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ कोई आदमी है, कोई सज्जन है, और उसके बाद यहाँ पर इनमें से क्या चीज है, तो ये जो तीनों चीजें आ रही है यहाँ पर, जैसे कि क्या चीज है, फिर उसके बाद कोई सज्जन है, कौन आदमी है, तो इन विशेषणों के बाद में संज्ञा आ रही है, तो हमें देखने को मालूम पड़ जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण रहित वाक्य कौन सा है। साहब देखो कौन आया है। अब इसके बाद कौन के बाद आना क्रिया आ रही है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया आ रही है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर ये होगा। इसी चीज की जो व्याख्या है वो यहाँ पर दे रखी है। अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। राजस्थान में वैसे कई लोगों ने प्रयास किए होंगे, हम भी उनमें से अच्छा प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारे प्रयास को भी आपके द्वारा सराहा जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपल सी बात है, संज्ञाओं के कई भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा है, आदि भेद हैं। तो मनुष्य जो है हम देखते हैं कि मनुष्य जो है आपकी जाति है, घर जो है जाति है, नदी है, तो सिंपल सी बात है ईश्वर के एक होने का भाव है। यहाँ पर जो है ईश्वर के एक होने का भाव बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर ईश्वर जो है वो जो एक होने का भाव है, इसलिए ईश्वर यहाँ पर व्यक्तिवाचक है। आइए जल्दी से इसकी व्याख्या देखने का प्रयास करते हैं। व्याख्या क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। मनुष्य, घर और नदी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये जो आपके मनुष्य, घर और नदी जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इसलिए यहाँ पर जो ईश्वर है वो व्यक्तिवाचक है। ईश्वर को एक विशिष्ट सत्ता माना जाता है, इसलिए इसे यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया है। आरपीसी ने भी यही आंसर माना है, इसीलिए ईश्वर जो है वो व्यक्तिवाचक यहाँ पर संज्ञा है। आइए जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण क्या है। भाई क्रिया जब हो रही है तो कर्ता है, कर्ता कोई काम करेगा तो जो क्रिया पे फल पड़ेगा वो कम होगा या ज्यादा होगा। जैसे कोई ढेर लगा रहे हैं तो वो संख्या में ज्यादा होगा, या कोई एप्पल खा रहे हैं तो वो कम होगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि जैसे मैं गया, सकर्मक क्रिया है, मैं जा रहा हूं। पक्षी उड़ते हैं, कर्म कर रहे हैं, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं, आप मेरे मित्र ठहरे। अब यहां पर देखेंगे कि सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, पहचान के लिए क्रिया से क्या या किसको, ये एक ट्रिक है जिसके जरा देख लें। मूलतः इसका जो आंसर है मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूं। बैठे बैठे हैं, आज बात कर रहे हैं, आगे शेष जो है इसके अंदर आपके सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। अच्छा समझ में आ गया, दो मिनट बाद समझाता हूं मैं। सकर्मक, अब देखिए हमसे जो गलती हुई है वही गलती आपसे होगी, हम यहां नहीं समझ रहे थे। तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है वो ये कथन है। आपने देखा होगा कि प्रश्न को अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो 50% काम तो खुद ब खुद हो जाता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग उदाहरण है कि मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ। ये इस प्रकार से। आगे देखें, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है।
प्रेरणार्थक क्रिया का आंसर है गलाना। यहाँ पर है, आपको बहुत सारे जो हमारे साथी हैं इस कम्युनिटी में जो जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया है, पर क्यों है ऐसे है कि प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करवाने के लिए प्रेरणा देता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। करना खुद करेगा, चरना गाय खुद चरेगी, कोई चरवाएगा नहीं, चमकना कोई चीज खुद लेगी, गलाना यानी कि किसी चीज को गलाना, गलाना यहाँ पर प्रेरणार्थक है। कैसे है कि साहब गलाना मूल क्रिया है, गलना मूल क्रिया है जिसके प्रेरणार्थक रूप में गलाना प्रथम प्रेरणार्थक है और गलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। मूल रूप से जो आपका ये आंसर है यहाँ पर जो है गलाना होगा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, गलाना होगा, गलाना होगा। आगे चलिए, उसके बाद देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया। परिमाणवाचक क्रिया कौन कौन सी है? परिमाणवाचक क्रिया यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर सर्वथा, सर्वथा इसका आंसर है। आंसर है तो क्यों है कि साहब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण या क्वांटिटी को बताते हैं। सर्वथा का अर्थ यहाँ पूरी तरह से है, मतलब संपूर्ण तरह से है, पूरी तरह से है या बिल्कुल है, जो मात्रा का बोध कराता है। इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर लिया गया है जो परिमाणवाचक विशेषण है, परिणाम नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है, ये आपके यहाँ पर सर्वथा है, संपूर्णता का बोध कराते हैं। आगे चलिए, आगे देखते हैं, 7 के बाद 8वें नंबर पे बात करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए शायद जो है वो रीतिवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक जो है इसका उदाहरण है, और जो है एक जो है वो रीतिवाचक का है। इसी प्रकार से आप PDF को देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। इस प्रकार से अभी तक शायद मैं समझता हूँ किसी ने प्रेजेंट नहीं की है व्याख्या और विश्लेषण जो बिल्कुल सटीकता लिए हुए है। किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण हैं? अब ये थोड़ा सा क्या है, मामला अलग तरीके का है कि साहब किस विकल्प में दोनों शब्द जो हैं वो आपके विशेषण हैं। किस विकल्प में, फिर पढ़ेंगे कि किस विकल्प में दोनों शब्द विशेषण हैं। तो साहब रोगी और भविष्य। अब यहां पर क्या है मामला, थोड़ा सा जो है, जो धमकी और धर्मांध, इसको भी देख ले। धमकी एक प्रकार के भाववाचक संज्ञा है, धर्मांध जो है एक प्रकार का विशेषण है। अब क्या कहना चाह रहा है कि किस विकल्प में दोनों ही शब्द विशेषण हैं। दोनों ही शब्द विशेषण कौन से हैं? थोड़ा सा मैं समझता हूं कि इस पे RPSC पे थोड़ा सा भविष्य नाम पर थोड़ा सा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है माननीय बोर्ड को, क्योंकि ये संज्ञा भी है भविष्य और कई स्थान पर इसको हम आपके विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मूलतः जो आंसर है वो है आपके रोगी और भविष्य। ये जो विश्लेषण है, आप इस विश्लेषण को तसल्ली से देखेंगे तो देखेंगे कि धमकी एक भाववाचक संज्ञा है, धर्मांध यह एक विशेषण है जिसे धर्मांध व्यक्ति, अतः ये दोनों विकल्प सही नहीं है। गोपनीय और गोलोक, गोपनीय ये एक विशेषण है, जैसे कि गोपनीय दस्तावेज ये विशेषण है, किसी दस्तावेज के विशेषता बतला रहा है। और गोलोक ये एक संज्ञा है, किसी स्थान के बारे में बात बता रहा है। अब यार रोगी के ऊपर थोड़ा सा मामला देखना पड़ेगा कि रोगी यह एक विशेषण है, रोगी जो है वो एक विशेषण है, जैसे रोगी व्यक्ति और कभी कभी संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। भविष्य एक प्रकार से संज्ञा है, किसी काल और समय को बता रही है, अतः ये विकल्प भी सही नहीं है। परंतु इसकी व्याख्या देखिए, उक्त प्रश्न में माननीय बोर्ड द्वारा 8 जो प्रश्न है उसका विकल्प 3 को सही माना है, जिसमें रोगी और भविष्य विकल्प में है, जिसकी व्याख्या निम्नानुसार है। रोगी और विशेषण, रोगी विशेषण है, भविष्य भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों रूप में प्रयोग हो रही है। तो यहाँ पर RPSC माननीय बोर्ड के द्वारा आंसर जो है रोगी और भविष्य माना है। फिर देखते हैं क्या क्या आपत्तियां लगती हैं, पर फिलहाल दोनों ही ये सही है। आगे देखते हैं, आगे जो शब्द है वो कटाक्ष वटाक्ष दे रखा है। कटाक्ष ये एक प्रकार की संज्ञा है, प्रेम ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो कटाक्ष और प्रेम दोनों ही एक प्रकार से संज्ञा है, दोनों ही, तो ये सही नहीं है। आगे देखते हैं 9वां नंबर, शाबाश, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद का उदाहरण है। शाबाश, निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद का उदाहरण क्या है? तो आप देखेंगे कि भाई ये उदाहरण जो है ना, ये शाबाश हम समझते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रसन्नता का मामला है, इसलिए यहाँ पर ये हर्षबोधक है। कारण क्या है? शाबाश शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी की उपलब्धि पर प्रसन्नता, प्रशंसा, उत्साह आदि को प्रकट करते हैं। हिंदी व्याकरण में खुशी या उल्लास प्रकट करने वाले शब्दों को हर्षबोधक, विस्मयादि बोधक, हर्षबोधक, विस्मयादि बोधक कहते हैं, अतः उत्तर यहाँ पर 3 है। अन्य बात करें शोक बोधक, दुख प्रकट करने के लिए, जैसे कि हाय, आह। स्वीकार बोधक, सहमति देने के लिए, जैसे कि हाँ, जी, ठीक। संबंध बोधक जो है, संबंध द्योतक जो है, संबंध द्योतक जो अव्यय है, किसी को पुकारने के लिए है, अरे इधर आओ, ये इस प्रकार से है, इनकी व्याख्या है। आगे देखते हैं 10वें नंबर पे, इनमें से कौन सा वाक्य निपात है? निपात होते क्या है पहले देख लेते हैं। निपात क्या होता है? किसी भी चीज को थोड़ा सा दबाव देके कहने वाली जो बात होती है, जैसे ही है, भी है,
ये सब चीजें निपात कहलाती है। तो इसमें जो आप देखेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य निपात रहित है, मतलब जिसमें निपात नहीं लगा हुआ है। अब देखिए आंसर सिंपल सा है, इसके अंदर मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा इसका आंसर है। अब वाक्य को अपन देख लेंगे, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। जोर आजमाइश तो इसमें भी हो रही है, लेकिन देखते हैं। और भी लोग आने वाले हैं, और भी यहाँ पर भी पे आप टिक जाए, यानी कि यहाँ पर निपात है, हमें जिसमें नहीं है वो ढूंढना है। हाँ मैं वहां गया था, हाँ मैं वहां गया था, गाड़ी तो धीरे चल रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा जो है इसमें निपात रहित है। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा कारण निपात वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल या एम्फेसिस करते हैं। विकल्प 2 एक साधारण वाक्य है जिसमें किसी निपात शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य में जैसे कि निपात 1 के अंदर भी का प्रयोग हुआ है, ये निपात है। फिर उसके बाद निपात 3 के अंदर हाँ का प्रयोग हुआ है, ये इसका है। उसके बाद विकल्प 4 में तो का प्रयोग हुआ है, गाड़ी तो। ये इस प्रकार से समझने की बात है। हमने हमारी क्लासेस ऐप पे है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से डिटेलिंग में पढ़ाई हुई है निपात क्या होता है। जैसे कि ये वही लड़का है, ये वही लड़का है, तो वही यहाँ निपात है, तो वही वाली बात है। इसके अंदर आंसर आपका 2 है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सीधा सा आंसर है मैं विदेश कदापि ना जाऊंगा। अब कैसे है ये चीज हमें देखनी है कि मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा। हमें ये देखना है कि ये गाड़ी समय से पहले आई, तो ये संबंध अव्यय का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो कौन सा है, देखते हैं। जैसे कि संबंध सूचक अव्यय वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे से बताने का प्रयास करते हैं, शब्दों से बताने का प्रयास करते हैं। तो 2 में कदापि एक क्रिया विशेषण है, ना कि संबंध सूचक अवयव। इसीलिए हमारे ये पहचान में है कि मैं विदेश कदापि नहीं जाऊंगा, ये जो है आपका कदापि एक क्रिया विशेषण है, ना कि संबंध सूचक। विकल्प 1 में से पहले, तो ये संबंध बता रहा है, समय का संबंध बता रहा है। से पहले क्या है, ये बता रहा है गाड़ी समय से पहले, तो संबंध बता रहा है। आगे पढ़िए, विकल्प 3 में के पास यानी कि घड़ी है, यानी कि मेरे पास, यानी मेरे के पास घड़ी है, तो संबंध बता रहा है घड़ी का मेरे से। विकल्प 3 में तक यानी कि सीमा तक बता रहा है, तो यानी कि नौकर गांव तक गया, यानी कि परिधि की बात बता रहा, संबंधवाचक है, तो संबंध सूचक अव्यय ये कहलाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से जूठन का पर्यायवाची नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए। एंड में नहीं है नहीं है नहीं है, इस प्रकार की बातें आपको करनी है परीक्षा में हमेशा अगली बार। तो अवशिष्ट उच्चिष्ट और भुक्त, अवशिष्ट उच्चिष्ट और भुक्त ये जूठन के ही पर्यायवाची हैं, जबकि भुक्ति जो है ये आपके इसका पर्यायवाची नहीं है। भुक्ति का क्या अर्थ है, आगे देखते हैं। भुक्ति का अर्थ भोग आनंद आदि से है, यानी कि भुक्ति जो है वो भोग आनंद से संबंधित है। बाकी अवशिष्ट उच्चिष्ट और भुक्त अवशिष्ट उच्चिष्ट और भुक्त ये जूठन से संबंधित पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से जो ध्वज है उसका पर्यायवाची नहीं है, फिर कॉमा में लगाओ, यानी कि जो है उनको निकालो। तो केतु जो है आपके ध्वज कहलाता है, पताका आपका ध्वज कहलाता है, केतन आपका जो है वो ध्वज कहलाता है, पल्लव जो है हम आप समझते हैं कोमल जो कलिकाएं निकलती हैं उसके लिए प्रयोग में करते हैं। ये विश्लेषण है, जल्दी जल्दी निकालते हैं, लंबी होगी वीडियो वरना। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है, साहब असंगत विलोम शब्द किस शब्द में है, देखते हैं। तो शोषक का विलोम पोषक होता है, साधक का विलोम बाधक होता है, स्पंदित का विलोम निष्पंद होता है, स्पंदित का विलोम निष्पंद होता है। अब यहाँ अचेष्ट और निश्चेष्ट है, अचेष्ट और निश्चेष्ट है, तो सिंपल सी बात है अचेष्ट का विलोम यहाँ पर चेष्ट होना चाहिए। ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अचेष्ट और निश्चेष्ट दोनों एक ही बात है, मतलब समानार्थी टाइप ही है, माहौल समान अंतर है, समान अर्थ है इनका, इसलिए यहाँ पर अचेष्ट की जगह चेष्ट होना चाहिए, या चेष्ट का अपोजिट अचेष्ट होना चाहिए। इस प्रकार से है, इसकी व्याख्या है। कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, कौन से विकल्प में सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है, मतलब विकल्पों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो हम देखेंगे उपवन, उद्यान, वाटिका, आपको लग रहा है साहब गार्डन की बात हो रही है, सारे एक है। सहोदर, अग्रजा और भगिनी, ये बहन संबंधित बात हो रही है। उसके बाद शारदा, कमला, रमा, शारदा सरस्वती है, कमला जो है आपके माता लक्ष्मी है, और आपके जो रमा है वो हम देखेंगे अभी यहाँ पर कि शारदा सरस्वती जी का नाम है, कमला और रमा लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये समूह परस्पर पर्यायवाची नहीं है। और धवल यानी कि सफेद, शुभ्र यानी कि सफेद, सित यानी कि सफेद, तो ये आंसर जो है इसका यहाँ पर हम देखेंगे कि शारदा, कमला और रमा लक्ष्मी जी का है, और शारदा जो है आपका सरस्वती जी का है। ये मैच नहीं कर रहे हैं, यही ये पूछ रहा है। आगे देखिए कि असंगत विलोम शब्द हैं, असंगत विलोम शब्द है, उन्नति का अवनति होता है,
अनादर का आदर होता है, निरादर नहीं होता, इसलिए दो पकड़ में आ जाएगा यहाँ पर। तो अनादर निरादर यहाँ पर गलत है। और यहाँ पर विलोम शब्द असंगत बताया गया है, मतलब जो मेल नहीं खाता। आविर्भूत और तिरोभूत, अर्पण ग्रहण, आगे देखिए, यानी कि निरादर यह विकल्प गलत है क्योंकि ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय या समानार्थी हैं। अनादर का सही विलोम शब्द आदर होता है। उन्नति अवनति कहलाती है, आविर्भूत तिरोभूत कहलाता है, अर्पण ग्रहण कहलाता है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आप तसल्ली से पीडीएफ में डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है दिग्गज एकेडमी के नाम से, उस पर आप देख लीजिएगा। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। देखिए, प्रतियोगिता आदि में किसी से होड़ लेने की इच्छा वाक्य के लिए एकांश वाला मामला है। तो सिंपल सी बात है, स्पर्धा कहलाता है। जैसे कि आप अपनी परीक्षा दे रहे हैं और एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना है, स्पर्धा यहाँ पर कहलाता है। शेष की जो है व्याख्या इसके अंदर देख लेते हैं। स्पर्धा, जब हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में दूसरों से आगे निकलने की स्वस्थ इच्छा रखते हैं तो उसे स्पर्धा कंपटीशन कहलाते हैं। शिरोधार्य का अर्थ है, इसका अर्थ होता है कि जिसे सिर पर धारण किया जाए, यानी बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करने योग्य वाली बात जो है वो यहाँ कहलाई गई है। ईर्ष्यालु वो व्यक्ति, ये तो आप देख लेना, ये सब चीजें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पीडीएफ में पढ़िएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो प्रयुक्त नहीं किया गया है? फिर वही बात, परीक्षाओं में ये है नहीं है, इस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि 90% गलतियां यहीं पे होती है। जाना आना गमनागमन, ठीक है। उसके बाद गुणों का पारखी गुणक नहीं होता, गुणों का पारखी गुणक नहीं होता साथियों, अभी आंसर देखेंगे। गुणज्ञ होता है, गुणों का पारखी गुणज्ञ होता है। बड़ा पर्वत गिरी राज कहलाता है। गृहस्थ का धर्म गारहस्थ्य है, गृहस्थ का धर्म गारहस्थ्य है। इस प्रकार से देखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? गुणों का पारखी गुणक नहीं गुणज्ञ होता है, गुणज्ञ होता है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 2 नंबर वाला होगा, आराम से देखिएगा। आगे चलते हैं। शाश्वत जो हमेशा ही चलता रहे, तो इसका आप विलोम क्षणिक होगा, इसमें कोई व्याख्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो शाश्वत का विलोम क्या है? क्षणिक है, आराम से आप देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द समूह का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? अब इसमें थोड़ा सा क्या है, गच्चा खा जाते हैं बच्चे। गच्चा क्या कहते हैं कि एग्जाम में वैसे ही प्रेशर होता है, अब जब प्रेशर होता है तो चीजें समझ में नहीं आती, सटीकता देख नहीं पाते, तो ऊक चूक हो जाती है। 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा जो आप परेशानियों में रहते हैं उससे होता है। तो अब देखिए, यहाँ अर्थ समझेंगे, जो पुरुष है, इस पुरुष का अर्थ आदमी है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। और देखिए, यहाँ निम्नलिखित में से किस शब्द समूह का क्रमशः सही अर्थ है? अब जो सही है उसको देखना है। पहले इसका आंसर क्या है? अपेक्षा यानी कि चाहना, परित्याग यानी उपेक्षा। तो ये तो है इसका सही और बाकी गलत है, ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं। जैसे कि पुरुष है तो वो आदमी कहलाएगा और परुष है तो वो कोमल है। उसके बाद दीवा का मतलब होता है दिया और दीवा का मतलब होता है दिवस। तरंग का मतलब होता है आपके लहर और तरुंग का मतलब होता है हिरण। इस प्रकार से ये जो चीज इसके समक्ष लिखनी चाहिए थी वो यहां से हटा के यहां पर लिख दी है, इस प्रकार से ये गलत है। आगे देख लेते हैं, आगे चलिए, इनकी व्याख्या अब आप तरीके से देख लेना। ये क्या है? अन्य विकल्प क्यों गलत है? मैं उल्टा दिया है। जैसे पुरुष का अर्थ कठोर है, परुष का अर्थ कठोर होता है और पुरुष का अर्थ आदमी होता है, जो उल्टे पुल्टे कर दिए हैं, इसलिए ये गलत है। सही है अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा मतलब चाह और उपेक्षा मतलब परित्याग। आइए ऐसे ही बात करते हैं दूसरा। ये कौन सा प्रश्न था साथियों? ये वाला था आपका 20 नंबर का। अब 21 नंबर की बात करते हैं। किस समश्रुत शब्द युग्म का क्रमशः अर्थ सुमेलित नहीं है? अब वही वाली बात है कि सबसे पहले कि साहब अंत जो है वो समाप्ति है, बिल्कुल सही है। तो सुमेलित नहीं है उसकी बात कर रहा है कि जो सही है उसको पहले निकाल लें, जो नहीं है उसको आंसर में देना है। अंत को हम समाप्ति कहते हैं, अंत्य को अंतिम कहते हैं। कांति यानी कि दीप्ति चमक, क्लांति मतलब थकावट, टुक टुकड़ा, टूक थोड़ा। अब यहां गलती है, इस टूक का अर्थ जो है वो थोड़ा है और इस टूक का अर्थ टुकड़ा है। तक्र का अर्थ छाछ है, तर्क का अर्थ आपके दलील है। तो यही है कि टुक। अब वही वाली बात है कि एक तो पिटा, छोटी ई की मात्रा, और पीटा, पिटा मतलब खुद पिटा, पीटा मतलब किसी ने पीटा। इसीलिए सब इंस्पेक्टर में हिंदी क्यों रखी हुई है? इस प्रश्न का 2 मिनट में जवाब देता हूं कि जब आप एफआईआर की रिपोर्ट बनाते हैं तो वो रिपोर्ट कोर्ट में प्रेजेंट होती है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि किसको पीटा और किसने पीटा, तो वो इसीलिए यहां पर है। तो वही बात है, इंटरव्यू में पूछा गया सवाल है 2011 की में, मेरे साथी थे उस टाइम, पूछा था कि आप 4 बातें बताइए, लूटा, लूटा, पिटा, पीटा। इसीलिए यहाँ पर हिंदी रखी गई है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करते हैं तब वह शुद्ध हिंदी में लिखते हैं, तब जो जज साहब हैं उसका अर्थ सही तरीके से निकाल सकें, इसलिए यहाँ पर हिंदी है। तो यहाँ पर टुक यानी टुकड़ा, टूक यानी थोड़ा। यहाँ अर्थों का क्रम गलत कर दिया है। टुक का अर्थ यहाँ थोड़ा है, यानी जो टुक है उसका अर्थ यहाँ पर थोड़ा है होता है, और टूक का अर्थ यहाँ पर टुकड़ा होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए
जो उपयुक्त शब्द नहीं है। अब पहले तो जो नहीं है उसको देख लेते हैं, है उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर है एक, गुण दोष आदि का विवेचन करने वाला आलोच्य नहीं कहलाता। गुण दोष की विवेचन करने वाला आलोच्य नहीं कहलाता, उसे आलोचक कहते हैं। तो आंसर इसका यही है। बाकी सब जो है आपके देखते हैं, किसी कृति के गुण दोष का निरूपण आलोचना, जिसकी आलोचना की गई हो उसे आलोचित, लिखने योग्य आलेख्य, आलेख पढ़ते हैं ना अपन, तो इस प्रकार से बात है कि गुण दोषों का निरूपण करने वाला आलोचना कहलाता है, जिसकी आलोचना हो चुकी हो वो आलोचित, जो लिखने के योग्य हो उसे हम आलेख्य कहते हैं। तो बहुत तसल्ली से डिजाइन की हुई चीजें हैं, आप तसल्ली से देखिएगा। वही सूची नहीं, सूची और सूजी शब्द युग्म क्रम से सही अर्थ है। तो देखो कि पहला है सूची, यानी कि तालिका 1 2 3 4 5, उसके ऊपर खंड बने हुए हैं तो वो सूची, और सूजी गेहूं का दरदरा आटा, इसका आंसर यही है। बाकी शेष का जो विवरण है आप तरीके से देख लेगा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? इसका आंसर है वयोवृद्ध नहीं होता, वयोवृद्ध होता है। उसके बाद अहल्य होता है, ये सब बातें हैं। वयोवृद्ध, अहल्य और अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी होता है। ये बड़ी ई की मात्रा इधर आएगी, इसलिए ये वाला अशुद्ध है। बाकी चंद्रिका ठीक है, ये बाकी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? तो देखिए, सुरति यानी अनुराग, सुरति तंबाकू, सुरभि छोटी माला नहीं, सुरभि छोटी माला नहीं होती। सुरभि क्या होती है? सुरभि का अर्थ होता है सुगंध या गाय, सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित। तो ये आंसर है इसका, सुरभि और सुरभि। छोटी ई की मात्रा जो है वो ऑप्शन गलत दे रखा है यहाँ पर, तो सुरभि और सुरभि ये है, ये वाला ऑप्शन गलत है। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, और सुरभि बड़ी मात्रा वाले सुगंधित होता है। विकल्प में दिया गया अर्थ गलत है, और सुरति आदि सही दिए हुए हैं। आगे अपन देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, अशुद्ध शब्द है। अब थोड़ा सा यहाँ पे मामला, ये मैंने स्टार लगाया हुआ है, इसको ज़्यादा आपकी व्याख्या नहीं की जाएगा, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है अंतरात्मा माना गया है। इसको थोड़ा सा मैं अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि माननीय बोर्ड के समक्ष जब वो आएंगी आपके आपत्तियां, उस टाइम हम देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी चीज़ें घुमाई हुई है। जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ, व्याकरण की दृष्टि से अंतरात्मा अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अंतरात्मा, यानी कि ये चंद्र बिंदु यहाँ पर जो ये न लग रहा है, और ये यहाँ पर जो बिंदी वाला है उसको देखेंगे, और इसको हम संधि के रूप में जब देखते हैं तो अंतरात्मा कहलाता है। इस प्रकार से कई संदर्भों में जो आंसर आपको केवल इसके अंदर जो है अनाधिकृत दिया हुआ है आरपीएससी ने, तो आप थोड़ा सा ध्यान, इसको मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको बताऊंगा। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हम अभी इस वहाँ पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इसका जो आंसर दिया है माननीय बोर्ड ने, मैं देख लेता हूँ कि बोर्ड ने क्या आंसर दिया है। तो बोर्ड ने आंसर दिया है, कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्न है 26 नंबर का। तो इसमें अनधिकृत जो माना है बोर्ड ने माना है, अभी हम फिलहाल वही मान रहे हैं, परंतु इसकी व्याख्या होनी बाकी है। फिर भी शुद्ध शब्द है रणनीति, तीर्थाटन, पुनर्प्राप्ति, ये गलत है। यहाँ पर इस पर आएगी न है जो प पे आएगा, स्वैच्छिक में 2 मात्राएं आएंगी, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है वो आपके तीर्थाटन है। रणनीति इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सारे शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, अशुद्ध शब्द है सृष्टा, सिंदूर, नुपुर। ये नुपुर जो है ये आपके यहाँ पर जो है अशुद्ध शब्द है। क्यों है, किस प्रकार से है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये आप देख लेना। उसके बाद है अशुद्ध शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक, ये जो है आपका आध्यात्मिक शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द जो है आध्यात्मिक है। अनुगृहित, लालित्य और कैलाश आदि है। तो ये यहाँ पर जो आंसर माना है बोर्ड ने, वो आपके अशुद्ध जो है आध्यात्मिक माना है, इसलिए अशुद्ध शब्द है आध्यात्मिक, शुद्ध शब्द है आध्यात्मिक। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। फिर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ पर फेंकना और मंजूषा, ये सभी शुद्ध है आपके, जो देखेंगे आगे जो है ये इसके अंदर दिया हुआ है, इनको तसल्ली से आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने तो पूरी 8 घंटे की 9 घंटे की क्लास आपने ऐप पे पढ़ाई हुई है कि शब्द किस प्रकार से शुद्ध किए जाते हैं, अशुद्ध किए जाते हैं, किस प्रकार मात्रात्मक अशुद्धि होती है, बिंदियों की होती है, वो सारी चीज़ें आप इसमें देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे आगे, चलिए अगला जो सवाल है वो देखते हैं कि किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है शुद्धित है, दुष्यंत है, नैसर्गिक है, तांत्रिक। तो तांत्रिक होता है, तंत्रिक नहीं होता, सीधा सीधा पकड़ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तांत्रिक होगा, ना कि तंत्रिक। इस प्रकार चलेंगे। कौन से वाक्य में अधिकरण कारक के परसर्ग पर का प्रयोग नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत साधारण से पकड़ में आ जाएगा। तुम्हारे कौन से सुरखाब के पर
पर यानी कि ये पंख की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है पर अधिकरण की बात नहीं हो रही है, इसलिए आंसर ये है। बाकी इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से की गई है। यहाँ पर शब्द अधिकरण कारक स्थान या आधार बताने वाला नहीं, बल्कि इसका अर्थ पंख है। यह एक मुहावरा है। अन्य तीनों वाक्यों में पर का प्रयोग आधार या अधिकरण के लिए हुआ है, जैसे वो अपने पुरखों की चाल पर चलता है, बात पर बात तो निकलती है, तो बात पर बात तो ये इस प्रकार से है। आगे देखेंगे, कर्ता कारक ने परसर के अनुपयुक्त प्रयोग वाला वाक्य कौन सा है? कर्ता कारक के ने, कर्ता ने, यानी कि अब देखेंगे इसमें क्या आ रहा है, तो ये इसके अंदर आंसर है, उसने यही बात करनी थी, तो उसे यही बात करनी थी, यहाँ पर उसे आ रहा है, तो कर्ता का प्रयोग यहाँ नहीं है। इस वाक्य में ने का प्रयोग गलत है। सही वाक्य होगा उसे यही बात करनी थी। हिंदी व्याकरण के अनुसार जब क्रिया करनी चाहिए या पड़ेगी वाले अर्थ में के रूप में आती है, तो कर्ता के साथ को का या संप्रदान रूप लगता है, ने नहीं। तो यहाँ पर उससे यही बात करनी थी, उसे जो है वो यही बात करनी थी। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब सॉरी, माफ कीजिएगा, वो माइक चलाना भूल गया था। तो शुद्ध शब्द है द्रवीभूत, द्रवीभूत, दूतावास, दुराग्रह, गृह और द्रव्यमान। तो आपके द्रवीभूत जो है ये आपका यहाँ पर शुद्ध शब्द है, और जो अशुद्ध है वो अब कैसे अशुद्ध है, ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी, तो दूतावास, ठीक है। दुराग्रह न होकर दुराग्रह जो है अशुद्ध है, दुराग्रह, दुराग्रही नहीं। और द्रव्यमान जो है वो शुद्ध है, और जो द्रव्यमान है वो आपके अशुद्ध है। स्पष्टीकरण, द्रव्यभूत में द्र पर बड़ी ई की मात्रा आती है, अतः इसे ये सही है। अब उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप लगा के देख लो, आ है, ई है, ऊ है, जो भी है वो आप देख लोगे, पुराना पैटर्न है। पक्षी उड़ता है, पैसा खिलता है, और जो खड़ो क्या है, पहनी जाती है, तो ई प्रत्यय ई आ गया, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो पक्षी, पैसा और सेब जो है वाक्य में प्रयोग कर लो। पक्षी उड़ता है तो आ गया, उसके बाद पैसा जो है वो अपने काम करता है तो आ गया, और सेब खाया जाता है आ गया, खड़ाऊ पहनी जाती है, तो ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की की पुरानी खड़ाऊ रखी है, तो बात खत्म। पक्षी, पैसा, सेब जो तीनों पुल्लिंग है। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बहुधा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, मतलब एक वचन, बहुधा में एक वचन में प्रयुक्त होना था, तो तेल जो है इसका आंसर है। आप देखेंगे कि जो व्याख्या है कि तेल द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, जैसे तेल, पानी, दूध, घी आदि हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, इसीलिए यहाँ पर आप तेल जो है बहुधा एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे, प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला संज्ञा शब्द है। प्राय बहुवचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कौन सा शब्द है? आप इसके अंदर जवाब देंगे कि साहब इसके अंदर जो जवाब है आपका सोना है, आंसू। अब देखिए सिंपल सी बात है, आंसू जो है आपके हिंदी में हमेशा से जो है बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन है आपका यहाँ पर आंसू, यानी कि सोना एक वचन, आकाश एक वचन, घी एक वचन, और आंसू आपका बहुवचन है। काफी बार पढ़ाया जाता है, मेरे साथियों ने खूब पढ़ाया होगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन वही है। रात हो गई, ई की मात्रा आ गई। लात पड़ गई, ई की मात्रा आ गई। बड़प्पन जो है ये व्यक्ति जो है बड़प्पन दिखाता है, तो ये आ गई, तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग हो गया है। और सरकार गिर गई, तो आपके ये स्त्रीलिंग है, ये तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। ये तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में काल है। यह तेल खदान से निकलता होगा, वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है। अब कैसे है? ऐसे है, यहां निकलता होगा क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के होने का संदेह प्रकट हो रहा है। बहुत अच्छी लाइन है कि साहब वर्तमान समय में कार्य हो रहा है,
लेकिन यहाँ पर संदेह हो रहा है, ये तेल खादान से निकलता होगा, होगा आ रहा है ना पीछे, तो इस प्रकार से पकड़ेंगे। यहाँ निकलता होगा, होगा क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के होने का संदेह प्रकट हो रहा है। जब वर्तमान काल की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे जुड़ता है तो वो संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि जो डाउटफुल प्रेजेंट है वो होता है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या है। देखिए, मैं इसको एक एक को आपको खोल के सारा बता भी सकता हूँ, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ इतना वो नहीं है, हमें हिंदी विंदी पढ़ानी नहीं है यहाँ पे आपको, तो हम ऐप पे बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, डिटेल में पढ़ाते हैं। मैं और हमारे 2-3 साथी हैं, वो अच्छी डिटेलिंग की हुई है, शब्दों की तो बहुत महारत हासिल है हमारे साथियों को। अब देखें, किस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है? इस वाक्य में सामान्य भूतकाल का प्रयोग नहीं हुआ है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं, जब समझेंगे कि विकल्प 1, 2, 3 में क्रिया बीते समय से सामान्य रूप से पूरी हुई है। मतलब विकल्प 1, 2, 3 में क्रिया बीते समय में सामान्य रूप से पूरी हुई है, लेकिन विकल्प 4 में उठाया होगा क्रिया संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ कार्य पूरा होने में संदेह हुआ है। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो है श्री कृष्ण ने गोवर्धन कैसे उठाया होगा। संदिग्ध वाली बात आ गई, कैसे उठाया होगा। बाकी ये सारी जो भूतकाल में हो रही है क्रिया। अब यह बेमौत मरा, आप चलिए मैं अभी आया, गाड़ी सवेरे आई, ये सब क्रियाएं भूतकाल में हो रही है। और बाकी जो श्री कृष्ण वाला है, चौथा जो आंसर है इसका, वो आपका इसके अंदर इस प्रकार से संदिग्धता वाला कैसे उठाया होगा वाला भाव है। किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? किस विकल्प में रेखांकित पद और उसके समक्ष लिखे पुरुष का प्रकार असंगत है? आइए देखते हैं कि यह थैली मुझे मिली उत्तम पुरुष। हम वनवासियों ने ऐसे भूषण आगे कभी ना देखे थे, मतलब वही बात है। और उसके बाद पर्वत, अब ये कठिन सवाल है, इसमें आप देखिएगा कि विकल्प 4 गलत है, क्योंकि हम उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है, जबकि उसके सामने अन्य पुरुष लिखा हुआ है। तो यानी कि यह बताना चाह रहा है, यही तो हम भी कहते हैं। हम यानी कि मैं, अब शब्द को मरोड़ दिया, मैं नहीं दे के हम दे दिया, इसलिए यहाँ पर जो प्रयुक्त किया गया है ये असंगतता लिए हुए है। इसका आंसर जो है वो 4 नंबर पे है। जरा ठीक है, बस 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यह तो हम भी कहते हैं, यानी यह तो मैं भी कहता हूं यहाँ पर है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब गलत है, क्योंकि हम उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ पर आंसर ये है, ये चौथे नंबर का है। उसके बाद देखेंगे, वह विद्यालय जा चुका था। ठीक है, अब वह विद्यालय जा चुका था, अब पूर्णकालिक पक्ष इसके अंदर आंसर है। आंसर जो 4 है, जा चुका था मतलब काम हो चुका था उसका, यानी कि पूर्ण हो चुका था, मतलब जा चुका था साहब। तो नित्य बोधक नहीं है, रेगुलर, वो तो जाता भी है, लेकिन वर्तमान में वह विद्यालय जा चुका था, ये वाक्य किसी के लिए अपन कह रहे हैं, और ये काम पूरा हो चुका है, इसलिए पूर्णकालिक पक्ष कहलाता है। जा चुका था से पता चलता है कि क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, इसलिए इसे पूर्णकालिक पक्ष कहते हैं। उसके बाद, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? आप सिंपल सी बात है, राम से कैसे बैठा जाएगा भाववाच्य का उदाहरण है। बैठना एक अकर्मक क्रिया है और यहाँ असमर्थता या भाव की प्रधानता है, इसलिए ये कर्मवाच्य नहीं है। इसका आंसर है राम से कैसा बैठा जाएगा। कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है, ये जो है आपके कर्मवाच्य है। यह काम मुझसे नहीं होगा, कर्मवाच्य है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कर्मवाच्य नहीं का उदाहरण है, राम से कैसे बैठा जाएगा, क्यों है, इसका आंसर मैंने यहाँ दे दिया है। देखिए, थोड़ी जल्दी जल्दी पीपीटी खत्म करनी है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा फास्ट भागना पड़ रहा है। और मैं तो ऐप पे, तो आप आइए एक बार ऐप पे, आप पधारिए, एक एक की आप पोस्टमार्टम करके रखेंगे अपन, कैसे कैसे हो रहा है मामला। ठीक है, आइए आगे। फिर हम देखेंगे कि आज्ञार्थक वृत्ति का उदाहरण है, तुम वहां ना जाना, आज्ञा दे रहे हैं, तुम वहां मत जाना, यही वाला मामला है। जिस वाक्य में आज्ञा निषेध आदेश का बोध है वहां आज्ञार्थक वृत्ति या इम्पेरेटिव मूड कहलाती है। तुम वहां ना जाना में निषेध और आज्ञा है, तुम वहां मत जाना, इसलिए आंसर ये होगा। संभव है, संभावना बता रहे हैं, आगे की बात देखते हैं। वहां मत खेलो, वहां मत खेलो आज्ञा वाला मामला है, तो इसलिए आज्ञावाचक है। वहां मत खेलो अर्थ के आधार पर वाक्य है, ये आज्ञावाचक वाक्य है, ये विधिवाचक नहीं है। वहां मत खेलो एक आदेश या निषेध है, इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य है। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है, अरे विधेय है तो दिमाग क्या लगाना है इसके अंदर, एक आपके सिंपल सी बात है, तो ये विधेय है। और इसका आंसर है, किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो विधान किया जाता है उसे सूचित करने वाले वाक्य को विधेय कहलाते हैं। वाक्य में 2 मुख्य अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो जो किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो लिखा हुआ है उसके
बारे में जो डिटेलिंग ऐड होती है उसे यहाँ पर विधेय कहलाते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य नहीं है। निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य नहीं है, इसमें है कि मुझको मारा जाता है। ये कहते हैं मनोज चोर को पकड़ता है, काम हो रहा है। मोहन चित्र देखता है, हाँ देख रहा है। राम घोड़ा लाता है और मुझको मारा जाता है। तो मुझको मारा जाता है एक आपके कर्म वाच्य है, पैसिव एक्शन हो रहा है, यहाँ पर पैसिव काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से है मुझको मारा जाता है, आपके कर्म वाच्य है, पैसिव वॉइस है। उसके बाद है तो आंसर जो होगा इसका यहाँ पर 2 नंबर होगा। सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा, वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊंगा। अब क्या है, सुशील ने कहा कि, अब यहां से अलग है, यहां से अलग है, तो यहां पर प्रधान उपवाक्य है सुशील ने कहा। अब देखें कैसे है, ये एक मिश्र वाक्य है, 2 वाक्य जुड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर जो जुड़ाव हो रहा है वो की के माध्यम से हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहां सुशील ने कहा मुख्य बात है, इसलिए ये प्रधान उपवाक्य है। कि मैं गांव नहीं जाऊंगा संज्ञा उपवाक्य है जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर है, इसीलिए यहाँ पर आपके सुशील ने कहा, ये आपके क्या है, सुशील ने कहा, ये जो है प्रधान आपके वाक्य है। सुशील ने कहा तो वाक्य में प्रधान उपवाक्य ये कहलाता है। अब ये सब चीजें क्या है, लंबे समय के प्रयास के बाद आपके आती है। हमारा तो केवल इतना सा उद्देश्य है कि शुरुआत, अभी 3-4 दिन एग्जाम हुए हैं, बस हम ये बता दें कि है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है, बस इतनी सी है। बाकी अब इनको 4-4 घंटे 5-5 घंटे, अब संधि हमारे करीब 18-20 घंटे चलती है, 22 घंटे चलती है, अब उसको कैसे डिकोड करें, तो मजबूरी है, इसलिए आप ऐप पे पधारें, आप आइए। बहुत अच्छी डिटेलिंग के साथ 200 घंटे की हमने हिंदी प्रिपेयर की है, जो आप देखिएगा रिकॉर्डेड बैच है, उसको लेने का प्रयास कीजिए। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, हम चलें थोड़ा सा। पेड़ के जीवन का आधार केवल पानी ही नहीं वरन कई और पदार्थ भी हैं। संयुक्त वाक्य है वह होते हैं जो स्वतंत्र वाक्य और, किंतु, परंतु, या वर्ण। तो यहाँ पर पेड़ जीवन का आधार है केवल पानी ही नहीं अपितु वर्ण, ये वर्ण आ रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर पकड़ में जाता है। संयुक्त वाक्य कौन कौन से हैं, बाकी ये नहीं है। जब जब मुझे काम पड़ा, कोमा नहीं, ये नहीं। तो इसमें क्या होता, संयुक्त वाक्यों की पहचान क्या है कि वाक्य में किंतु, परंतु, या और उसके बाद वर्ण आदि शब्द आएंगे तो पकड़ में आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो 4थे नंबर का है। आइए आगे देखते हैं, आगे देखें कौन सा है विकल्प 1, 2, 3 सभी में जब तब जहां जहां वहां वो मिश्र वाक्य के लिए प्रयोग होते हैं, और संयुक्त के लिए जो है वो आपका 4 नंबर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है, अगर आपको अच्छे से पता है कि भाई प्रश्न में पूछा गया है कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, तो विकल्प 3 एक संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ 2 सरल वाक्यों को और के साथ जोड़ा हुआ है। अगर आपको पता है तो विद्या से ज्ञान बढ़ता है, और आप पकड़ लोगे कि ये यहाँ पर मिश्र नहीं संयुक्त है, बाकी सब मिश्र है। मैं तुम्हें वहां भेजूंगा जहां शाम गया है, ये आपके मिश्र वाक्य है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की चिंता नहीं करते हैं, आदि चीजें हैं, हम देख लें। बाकी सभी विकल्प 1, 2, 3 में एक दूसरे पर निर्भर हैं, जहाँ जो, जब, तब आदि प्रयोग होते हैं, इसलिए मिश्र वाक्य हैं। ये सब पकड़ने की चीजें हैं, लेकिन जब पढ़ाते हैं तो भावों को भी समझाते हैं, उसके साथ ही आप समझ। लेकिन सिंपल सी बात है, और आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित मिश्र वाक्य नहीं है, ये संयुक्त वाक्य है। आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपके 3रा नंबर वाला, ठीक है। अब है किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो वाक्य पकड़ोगी, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ये जो विकल्प है ये अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि ये शुद्ध है। अशुद्ध क्या है, ये है कि कहा है की जगह कही है होगा, कहा है की जगह कही है होगा। आपने रचनाओं में यही बात कई बार कही होगी, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने आंख फेरना ही सीख रखा है, यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो ये आंसर इसका ये है कि यह शरीर नष्ट हो जाएगा। हिंदी की शिक्षा, तो सिंपल सी बात है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध आपके यही है। इसमें आपके ये प्रयोग ऐसा होना चाहिए था कि अशुद्ध कहा है की जगह कही है, ये कहा है की जगह कही होना चाहिए था। सीख रखी है की जगह पे आपके सीख रखा होना चाहिए। उसके बाद आपके जो ये है आपके अनिवार्य कर दिया होगा, उसकी जगह अनिवार्य कर दी है, यानी कि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है, इस प्रकार से होगा। ये व्याख्या दी रखिए, इस प्रकार से ये शुद्ध होंगे। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, वही है कि अशुद्ध को छाटिए, 3 शुद्ध निकालिए, तो कौन सा है, किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, तो ये जो है किसी आगामी घटना की कल्पना मेरे मन में न थी, यानी कि ये अशुद्ध है। बाकी शुद्ध क्या है, ये रोग चिंताजनक है, यह एक गंभीर समस्या है, इसका कुछ भी अर्थ नहीं है। कैसे है कि आप 1, 2, 3 व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह सही है। अब इसका होना क्या चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आगामी शब्द का प्रयोग भविष्य की घटनाओं के लिए होता है, लेकिन कल्पना अक्सर भावी
घटना की होती है, कल्पना अक्सर भावी घटना की होती है। कल्प तो आगामी शब्द का प्रयोग भविष्य की घटनाओं के लिए होता है, लेकिन कल्पना अक्सर भावी घटना की होती है। साथ ही वाक्य की बनावट में न थी की जगह नहीं थी अधिक उपयुक्त होता है। अब जब पढ़ोगे ना, रीडिंग हैबिट बढ़ेगी, जब जाके ये सवाल सही होंगे। ये बहुत अच्छा बढ़िया सवाल दिया है। किसी आगामी घटना, तो आगामी शब्द का प्रयोग भविष्य की घटनाओं के लिए होता है, लेकिन कल्पना अक्सर, अब ये कल्पना हो रही है कि किसी आगामी घटना की कल्पना, तो यहां पर किसी भावी घटना की कल्पना मेरे मन में नहीं थी, ये प्रयोग होगा। ये जबकि गलत है, तो इस प्रकार से पकड़ में आएगा। अब देखेंगे शुद्ध वाक्य है। अब ये वही मामला है, थोड़ा आरपीएससी को, माननीय बोर्ड को देखना पड़ेगा। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता है, परंतु आरपीएससी ने इसका विकल्प 4 सही माना है। क्यों माना है वो देखेंगे, अभी इसको फिलहाल छोड़ते हैं। इसकी व्याख्या आप थोड़ा पढ़िएगा, मुझे भी थोड़ा बताइएगा। थोड़े हिंदी के जो ज्ञाता हैं उनको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से आमंत्रण दे रहा हूं कि भाई ये किस प्रकार से सही है, क्या है, इसको देख के आप हमारी पीडीएफ को थोड़ा बताइएगा। ठीक है। उसके बाद है, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि शुद्ध कौन सा है? मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। ये सही है कि मैं उसे सब कुछ समझा। कैसे सही है कि साहब विकल्प एक अशुद्ध है? जैसे कैसे अशुद्ध है? मैं वहां कई बार जा आया हूं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं वहां कई बार गया हूं होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है? वह आगे बढ़ सकने का प्रयत्न करता है। आगे देखें तो वह आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये आएगा करता है। वो आगे बढ़ सकना नहीं होगा, इसका होगा कि वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, ये सही होगा। उसके बाद जो है, यह रुपया नहीं पा पाया, तो इसका क्या होगा? यह रुपया नहीं मिल पाया, यह रुपया नहीं मिल पाया। ऐसे आप देखेंगे तब आपकी समझ विकसित होगी। किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है, यानी कि किस में अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है? देखिए, आंसू गैस छोड़कर उपद्रवी पकड़े गए। अब ये कैसे सही है? ऐसे है कि आंसू नहीं होगा, वाक्य में हिंदी में अश्रु कहलाता है, इस प्रकार से ये आपके अशुद्ध है, बाकी शुद्ध है। देश के प्रति प्रेम, वो आप देख लेना, शुद्ध का कोई दिक्कत नहीं है। आंसू की जगह यहाँ पर अश्रु होगा, और ढेर सारी इसके अंदर व्याख्या करेगी। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कि शुद्ध वाक्य किस विकल्प में है, उनको देखते हैं कि साहब शुद्ध वाक्य का विकल्प कौन सा है। इसका है, मेरा और मेरे मित्रों का इस मेले में जाना हुआ। तो ये क्या है साहब? आपके शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध है। कैसे हैं, इस प्रकार से आप थोड़ा सा डिटेलिंग देखेंगे, अच्छी भर भर के डिटेलिंग की है, आप देख लेंगे, समझ में जाएगी। यदि वाक्य में प्रयुक्त किसी व्यक्ति या वस्तु की विशिष्टता किसी संबंध वाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, संबंध वाचक सर्वनाम के माध्यम से बतानी हो, तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? अरे यार, इसमें तो क्या है, कोमा का प्रयोग करेंगे। और सिंपल सी जैसे देख लेते हैं, जब हम वाक्य के संबंध में सर्वनाम जैसे जो, जिसे, जिसने का प्रयोग करके किसी वाक्य की विशेषता बताते हैं, तो मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को अलग करने के लिए अल्पविराम कहते हैं। जैसे, वह लड़का कोमा जो कल आया था बीमार है। तो ये इस प्रकार से है, आप देखेंगे कि ये पूरी व्याख्या जो है आपके अल्पविराम, 2 क्वेश्चन है अल्पविराम के। अब देखेंगे 21 मील, यहाँ कोमा लगेगा। ये जो 21 मील है ना, यहाँ पर कोमा लगेगा, यानी कि यहाँ पर अल्पविराम लगेगा। 21 मील चौड़ी दुनिया की सबसे बड़ी नहर यही है। तो क्या है कि साहब इसमें क्या लगेगा कि साहब इसके अंदर अल्पविराम लगेगा। क्यों लगेगा? कि एक की बात हो रही है, इकाई की बात हो रही है, किसी विशेषता की बात हो रही है, तो कह के रुकने की बात होगी। 21 मील रुकेंगे, फिर उसके बाद चौड़ी दुनिया की सबसे है। तो इसकी व्याख्या भी इस प्रकार से है, आप देखिएगा। व्याख्या दिखाते हैं, जैसे कि ये रही कि इस वाक्य में 21 मील चौड़ी एक विशेषण, 21 मील चौड़ी एक विशेषण पदबंध है जो नहर की विशेषता बता रहे हैं। वाक्य में प्रवाह को स्पष्ट करने के लिए विशेषता बताने वाले वाक्यांश के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ताकि पाठक को पता चले कि मुख्य बात दुनिया की सबसे बड़ी नहर के बारे में, इसलिए ये कोमा लगता है यहाँ पर, इसलिए अल्प विराम का प्रयोग होगा। इसलिए जो आंसर है वो आपका यहाँ पर अल्प विराम होगा, ये 2 नंबर वाला। ठीक है, आगे देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? अब आपको सिंपल सी बात है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, तो यह है कि मैं इतना ही चाहता हूं, ये आपके शुद्ध है। कैसे शुद्ध है, आइए देखते हैं कि ये अशुद्ध क्यों है।
कि साहब वही बात है कि जो है कि वह अत्यंत ही नहीं आएगा, या तो वह अत्यंत सुंदर है, ये बातें केवल दिखावा भर हैं। तो अब इसमें दो बात नहीं आएगी, ये बातें दिखावा भर थी, इस प्रकार से होगा। वह अवश्य ही हमसे मिलेगा, नहीं वो अवश्य हमसे मिलेगा, इस प्रकार से। मतलब आप इसके अंदर वो निपात वाली भावना ज्यादा आ रही है, वो इस वाक्य में नहीं होगी, वही व्याख्या यहाँ पर की हुई है। विराम चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन क्या है? विराम चिन्हों के प्रयोग के संबंध में असंगत कथन क्या है? अब इतने सारों को पढ़ने से अच्छा है ये व्याख्या पढ़ लो। व्याख्या आप कैसे पढ़ोगे कि यह कथन गलत असंगत है यदि किसी वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह या विस्मयादि बोधक ये चिन्ह लगा आता है तो उसके बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता, चिन्ह स्वयं में वाक्य समाप्ति संकेत है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में गलत क्या है? पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है? प्रश्न चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, गलत है। अब उसके बाद है प्रश्न चिन्ह ऐसे वाक्यों में नहीं लगाया जाता जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, नहीं लगेगा। उसके बाद है कि आपका यहां पर सिंपल सी बात है कि वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा वहां पर। वाक्य के अंत में प्रश्न अथवा आश्चर्य का चिन्ह आने पर पूर्ण विराम, या तो भाई प्रश्नवाचक लगेगा या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा, इसलिए यहां पर यह असंगत है। आपके बाकी सारी चीजें सही है। प्रश्नवाचक जो चिन्ह प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, सही बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे वाक्यों में ही नहीं लगाए जाते जिसमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, ये भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये इसकी व्याख्या है, आगे चलते हैं कि साहब आगे क्या है कि कौन सा विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है। ठीक है, अब ये तो यूं समझ में आ जाएगा इसमें क्या है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें। तो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ये आपके दोष रहित है। उसके बाद जो है ये बाकी जो कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें दूसरा आना चाहिए। अब ये वाक्य एक अनुरोध है, प्रत्यक्ष नहीं है। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो भले ही उसमें वाक्य क्या लगा हो तो अंत में पूर्ण विराम आता है। अब इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि यहां से पकड़ में आएगी पिक्चर। हम यहां भाव को समझेंगे। भाव यह है कृपया यह बताने का कष्ट करें, पूछ नहीं रहे, कृपया ये बताने का कष्ट करें, निवेदनार्थ बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वाक्य में पूर्ण विराम आएगा, प्रश्न नहीं आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा। ये यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि ये वाक्य के अनुरोध रिक्वेस्ट की बात हो रही है कि कृपया यह बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो यहाँ पर पूर्ण विराम होगा। तो कौन से विकल्प विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से दोष रहित है? तो ये वाला रहित है। यहाँ पर कृपया बताने की तो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। कृपया ये बताने का कष्ट करें कि हम क्या पढ़ें, तो यहाँ पर ये गलत है, प्रश्नवाचक मतलब यहाँ पर पूर्ण विराम आना चाहिए था, यहाँ पर पूर्ण विराम आना चाहिए था, तब ये सही होता। इसलिए यहाँ पर ये पूर्ण विराम आया है क्योंकि ये अंत में जो है निवेदनार्थ बात हो रही है, प्रश्नार्थ बात नहीं हो रही, पूछ नहीं रहे आप किसी से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों जो सिंबल है लाइनें पूरी सही है। मामला यहीं से आगे बिगड़ेगा अगर आपको पता होगा तो। ये विराम चिन्हों में हमने पढ़ाया था। विकल्प 1-3 में विस्मयादि बोधक चिन्ह जो लगा हुआ है वो गलत है। विकल्प 2 में प्रश्न चिन्ह जो लगा हुआ है क्योंकि पूछा नहीं जा रहा बल्कि निवेदन किया जा रहा है। आपकी भाव को समझेंगे जब आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? कान में तेल डालना, अब ये तो क्या है, सही उत्तर यही है, कान दर्द होने पर तेल डालकर ठीक करना, ये गलत है। इसका अर्थ होता है कि मतलब किसी की नहीं सुनना, और ये वाला ही आंसर है कि बेखबर हो जाना और किसी की बात को अनसुनी करना, ये वाला होगा। बाकी तो आप देख लिए, कान पर जू ना लेना, ध्यान ना देना, कान पढ़ना, पीठ पीछे करना, वो वाली बात है। अब आगे जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, दूसरे टीचर आने वाले हैं। नकेल हाथ में होना यानी कि आपके जो है किसी को वश में रखना। उसके बाद हम देखेंगे किस वाक्य में विराम चिन्हों का असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो आंसर है 3 नंबर का है कि किस वाक्य में विराम चिन्हों का जो है वो आप असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर जो वाक्य है, लड़के ने कहा मैं अभी आता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाक्य प्रत्यक्ष कथन है, डायरेक्ट स्पीच है। तो लड़के ने कहा, अब ये यहाँ सिंपल सी बात है, लड़के ने कहा, ठीक है। अब यहाँ कोमा लगेगा, मैं अभी आता हूँ, ये इन्वर्टेड कोमा में आएगा। ये इस तरह से है कि लड़के ने कहा के बाद अल्पविराम होना चाहिए और कहीं बात का उद्धरण चिन्ह होना चाहिए। ये है लड़के ने कहा कोमा फिर उसका उद्धरण चिन्ह मैं अभी आता हूँ, इस प्रकार से। ये गलत है, बाकी सब सही है। अन्न जल उठना, अन्न जल उठना मुहावरे का सिंपल सा अर्थ है, पड़ा हुआ है किसी स्थान के संबंध में, मतलब किसी जगह आप रह रहे थे वहां से चले गए, या
मृत्यु लोक में निकल लिए तो अन्न जल उठना, वो दोनों भाव इसके अंदर आ रहा है। अब देखेंगे था लेने का मतलब होता है किसी का भेद लेना, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे इसको। जितनी देग उतनी खुरचन, मतलब जितनी बड़ी देग होगी उतनी ही उसके माल के अंदर खुरचन होगी, यानी कि सिंपल सी बात है, फायदा पूंजी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब फायदा पूंजी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब जितनी बड़ी आपकी डेगची होगी, मतलब वो आपकी कढ़ाई होगी, उसमें से माल उतना ही खुरसा जाएगा, तो इसका है फायदा पूंजी के हिसाब से होना। उसके बाद आप बात करेंगे नीचे होगा हाथ पांव फूलना, सीधा सा है, भयभीत होना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 69, नेकी कर और दरिया में डाल, आपको पता ही है भलाई का बदला बुराई मिलता है, मतलब उपकार करते समय एक नंबर है, उपकार करते समय प्रत्युपकार की, मतलब किसी के ऊपर आप काम कर रहे हो किसका, तो अपेक्षा मत रखो कि भाई मेरे को भी ये मिलेगा, उसकी बात है। झटपट की घाणी, आधा तेल आधा पानी, सिंपल सी बात है, जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता। हाथी के पाँव में सबका पाँव, मतलब एक बड़े व्यक्ति के साथ में आप रहते हैं तो आपका भी पाँव मानी गई, यहाँ अगर काम कर रहे हो तो लाखों में तनख्वाह आपकी होगी, इस प्रकार का पाँव है कि आपके बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजारा हो जाता है। आगे देखते हैं कि साहब विटनेस, ये आपके जो शब्द हैं, प्रशासनिक शब्दावली है, विधिक शब्दावली है। विटनेस का अर्थ यहाँ साक्षी होता है। उसके बाद रियलाइज का अर्थ होता है एहसास होता है, रियलाइज का अर्थ जो है वो आपके एहसास होता है, एहसास होता है। रेजिडरी का जो अर्थ है वो आपके अवशिष्ट होता है, अवशिष्ट यानी रेजिडरी पावर्स जो होती है, अवशिष्ट शक्तियाँ, तो रेजिडरी का अर्थ यहाँ पर अवशिष्ट होता है। उसके बाद देखेंगे खल की दवा पीठ की पूजा। अब वही वाला आते लोकोक्ति का मुहावरा है, दुष्ट व्यक्ति पीटने से ही ठीक होते हैं, तो खल की दवा पीठ की पूजा, इस प्रकार से इसको समझा देता हूँ, थोड़ा ठीक है ये लोकोक्ति। तो खल का अर्थ होता है दुष्ट और पीठ की पूजा का अर्थ होता है पिटाई करना, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को बातों से नहीं बल्कि दंड से मारा जाता है, इसलिए उत्तरचार होगा। लॉफुल यहाँ पर है, लॉफुल का मतलब है आपके विधि सम्मत, लॉफुल का अर्थ जो है वो आपके विधि सम्मत है। उसके बाद देखेंगे आपके कनकर, कनकर का अर्थ यहाँ पर है आपके सहमत होना, कनकर यानी कि मैं आई कनकर विद यू, मतलब मैं आपसे सहमत होता हूँ। उसके बाद है आपके कॉन्स्पेक्टस यानी कि आपके संदर्शिका या रूप रेखा। कॉन्स्पेक्टस आदि चीजें हो वो आप समझ सकते हो कि कॉन्स्पेक्टस जो है आपके जो पुस्तक है उसकी जो आपकी संदर्शिका है उसको कहते हैं यहाँ पर। कॉन्स्पेक्टस का अर्थ होता है कि किसी विषय का संक्षिप्त, मतलब आपके वो कंसाइज करना, संक्षिप्त विवरण या सारांश। सरकारी कामकाजों में इसे संदर्शिका कहते हैं, बुलेट पॉइंट वगैरह की बात है, विषय सार आदि चीजें हैं। अब देखेंगे आपकी प्लीड, ये कानूनी विधिक भाषा है, प्लीड जो है आपके यहाँ पैरवी करना है। उसके बाद 79 के बाद आपके 80 है, 80 के अंदर जो है आपके री इंस्टेटमेंट जो है आपके यहाँ पर ये आपके परिभाषिक शब्द जो संगत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संगत है, जो सही है वो ये है री इंस्टेटमेंट यानी पुनः स्थापना। जो दूसरे हैं वो कैसे गलत हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपके रीट्रेट यानी इसका अर्थ होता है कि दोहराना, यानी कि यहाँ दोहराना है, सुसंगत नहीं है। उसके बाद आपके रीएम्बर्स यानी कि इसका प्रतिपूर्ति, जो पैसा खर्च किया है उसका आप वापस रीएम्बर्समेंट करते हैं वो है। रेगुलाइज का अर्थ है नियमितीकरण, तो ये तीनों गलत है, ये वाला सही है। किस विकल्प का पारिभाषिक शब्द सुमेलित है? ये यहाँ बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। देखिए गजेटेड दिया है, ये गजेट का मतलब तो राजपत्र होता है, गजेटेड का मतलब राजपत्रित अधिकारी होता है, इसलिए यहाँ पर ये सुमेलित नहीं है। इमोरल अनैतिक है, ग्रेचुटी उपदान है, इम्पोर्ट यानी आयात है, यानी कि गजेटेड यहाँ राजपत्र नहीं होगा, राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर गजेटेड कहलाता है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर दूसरा पेपर भी कराना है। अबेटमेंट यानी कि किसी चीज़ को हम दुष्प्रेरण, अबेटमेंट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को उकसा रहे हो करने के लिए, चोरी कर, किसी का मर्डर कर, तो वो जो शब्द है अबेटमेंट कहलाता है, उसे हम दुष्प्रेरक कहलाते हैं। ये सब विधिक भाषाएं हैं, कानून की भाषा में किसी प्रकार के अपराध करने के लिए उकसाना या मदद करना अबेटमेंट कहलाता है। और उसके बाद जो है जो उकसाने वाला है उसे अबेटर कहते हैं। संधि की दृष्टि से अब ये देखिए संधि आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तगड़े तरीके से संधि पढ़ाई हुई है ऐप पे, आइए देखिए। और बहुत सारी क्लासेस 30% क्लासेस तो हमने ऐप पे वैसे ही फ्री कर रखी है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। संधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अब आप इसमें देखिए 1+1 जो है वो अकेक होगा। अब ये वृद्धि हो रही है, यहाँ वृद्धि संधि का नियम लगेगा, जब अ के बाद में ए आता है तो ए हो जाता है, अतः शुद्ध शब्द एक एक होगा। बाकी शब्द वांग में सप्तऋषि, सप्तर्षि, 1+1 एक यानी कि 2 मात्राएं आएंगी, एक की जगह एक मात्रा और आएगी। उसके बाद अभी प्लस आगत अभ्यागत होता है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है, मतलब जो संधि विच्छेद सही नहीं है वो आपकी सिंपल सी है, या परी की जगह छोटी ई की मात्रा आएगी, परी प्लस इच्छा, परी प्लस इच्छा नहीं, परी प्लस इच्छा परीक्षा हो जाएगी। परीक्षा में दीर्घ संधि होती है, इसका सही विच्छेद जो है परी प्लस इच्छा होगा। बाकी किम प्लस नर,
किन्नर, परीक्षा परी छोटी मात्रा आएगी, अनुच्छेद यानी अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद, अमृत प्लस ईश बराबर अमृतेश। उसके बाद है कौन से विकल्प में गलत संधि विच्छेद हुई है, गलत संधि किसमें हुई है, सिंपल सा है, यथा प्लस ईस्ट जो है, ईस्ट जो है यहाँ छोटा आएगा, यह जो है आपके बड़ा दे रखा है, ईस्ट नहीं होगा ईस्ट होगा, इसलिए यथेष्ट होगा। वेद प्लस उक्ति बराबर वेदोक्त, वर्षा वर्षा प्लस अंत बराबर वर्षांत, महा प्लस उदय बराबर महोदय। इस प्रकार से दो वाला है, यहाँ पर जो ईस्ट है वो नहीं आएगा, आपके छोटा वाला आएगा। तो यथेष्ट का सही जो संधि विच्छेद होता है यथा, यथा धन आपके इष्ट होता, छोटी ई वाला होता है, इसलिए यहाँ पर यथेष्ट होगा। संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है, संधि से निर्मित गलत शब्द कौन सा है, तो महा प्लस ओजस्वी, यह महोजस्वी होगा। तो यहाँ पर आपके यहाँ विशुद्ध संधि का नियम, वृद्धि संधि का नियम लगा हुआ है, यहाँ पर ओ आएगा, इसलिए यहाँ पर महोजस्वी होगा। बाकी शब्द जो है सही है, ईश्वर प्लस इच्छा ईश्वरेच्छा, जिह्वा प्लस अग्र जिह्वाग्र, तमस प्लस आच्छन्न बराबर तमसाच्छन्न, महा प्लस ओजस्वी यानी मतलब डबल मात्रा आएगी, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अब ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, सिंपल सी बात है, निडर होगा। कैसे होगा, निडर का अर्थ होता है डर के बिना, तो ये अव्ययी भाव का जो है अव्ययी भाव आप समझते हैं कि अव्ययी भाव समास का यहाँ पर है। अतिक्रम, प्रगति, अन्याय ये दूसरे हैं, ये यहाँ पर अतिक्रम प्रगति मुख्य रूप से उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, और बाकी जो है ये ने है, अन्य जो है तत्पुरुष वाला है, ने तत्पुरुष, इसलिए निडर जो है यहाँ पर आपका ये होगा। किस शब्द में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, तो सम प्लस आ प्लस चार, समाचार दो लगे हुए हैं। अब आपके दो शब्द हैं सम प्लस आ प्लस चार, तो ये आंसर है आपका, समाचार में दो उपसर्ग लगे हुए हैं। आगे देखिए यहाँ पर जैसे 59 में उन और 60 एक ही लगा हुआ है, आगे देखेंगे। उसके बाद देखिए 88 हो गया, 88 के बाद 89 हो गया, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, जैसे कि इसमें कौन सा है, ये वैवाहिक वी प्लस। अब देखते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुवाद, यहाँ अन यहाँ गलत है, अनुवाद में अनु उपसर्ग होगा, ठीक है। यहाँ अन दिया हुआ है जो कि गलत है। अन उपसर्ग आमतौर पर स्वर से शुरू होने वाला शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर अन प्लस उचित जो ये वाला है, ये आपका जो अनुवाद जो है यहाँ पर शब्द की निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, तो ये वैवाहिक है, यहाँ पर वी उपसर्ग है। आगे देखते हैं कि ये सही संगत है। वैवाहिक शब्द मूल रूप से विवाह से बना हुआ है और उसमें एक प्रत्यय, विवाह प्लस आपके एक प्रत्यय जुड़ जाता है, इसलिए विवाह शब्द में वी उपसर्ग और वाह मूल शब्द है, वी उपसर्ग और वाह मूल शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से इस पद में निहित मुख्य उपसर्ग वी है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग है वो वी है और ये सही है, ये वाला आंसर इसका होगा। आगे देखिए हम देखते हैं मझधार निम्नलिखित में से किस समास का, अरे मझधार तो कर्मधारीय समास का उदाहरण है। मझधार का विग्रह करेंगे तो मजली है जो धार, जिसमें मज मध्य विशेषण है और धार विशेष्य है। यहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है, अतः कर्मधारीय समास हो रहा है। मज में है जो धार, मजली है जो धार, तो यहाँ पर कर्मधारीय आपके समास होगा इसके अंदर। आगे देखेंगे ये प्रत्यय, ये जो है आपके से बना शब्द नहीं है, तो आपके ये देख लिए कि पाश्चात्य शब्द जो है उसमें त्य प्रत्यय है, त्य प्रत्यय है। उसके बाद पाश्चात्य प्लस ते बराबर है, जबकि अन्य है उसमें ये वणिज प्लस ये वाणिज्य, और उसके बाद पंडित प्लस ये बराबर पांडित्य। इस प्रकार देखेंगे निम्नलिखित में से जो आंसर है इसका आपके पाश्चात्य होगा। पाश्चात्य मतलब पाश्चात प्लस ते बराबर पाश्चात्य, ये यहाँ पर ये आपका ये प्रत्यय नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम तद्भव याद होंगे तो बता दोगे कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। थाप एक तद्भव शब्द है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, थाप होगा, जो स्थापना या थपकी से संबंधित है। खल वत्स और काल शब्द संस्कृत से बने हुए हैं, खल वस और काल ये संस्कृत से हैं, अतः ये तत्सम है। थाप जो है आपके तद्भव है, तो ये तत्सम है, इसलिए तत्सम नहीं बताना है, तद्भव बताना है, ये थाप है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, अब सिंपल सी बात है, हरित और छादन ये दोनों शब्द जो हैं वो तत्सम नहीं है, तद्भव है। तो ये हरित जो है तद्भव शब्द है, छादन जो है इस प्रकार से तद्भव शब्द है। तो हरित हरा और छादन जो है ढकना, दोनों शुद्ध तत्सम है। अन्य विकल्पों में हींग तद्भव है, तो ये जो आपके अन्य विकल्प है उसके अंदर ये है सोना तद्भव, स्वर्ण जो है ये है। तो इस प्रकार से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, वो आपके हरित और छादन यहाँ पर है। उसके बाद अगिन जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है, क्योंकि हम अग्नि, आग और अगिन ये तीन प्रकार से देखते हैं, अग्नि, आग और अगिन, तो यहाँ पर ये अगिन जो है वो अर्ध तत्सम शब्द है। उसके बाद देखेंगे 94 के बाद 95 देख लेते हैं, और 95 है इष्ट। अब ये देखिए इष्ट प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो इसके अंदर जो है लब्ध प्रतिष्ठ जो है, इसमें इष्ट, श्रेष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, स्वादिष्ट में इष्ट प्रत्यय है, ज्येष्ठ में इष्ट प्रत्यय है, लेकिन लब्ध प्रतिष्ठ में इष्ट प्रत्यय यहाँ पर नहीं है। लब्ध प्रतिष्ठ एक सामासिक पद है, लब्ध है प्रतिष्ठा जिसे, या लब्ध प्रतिष्ठ है जो,
इसमें इष्ट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, जबकि श्रेष्ठ, स्वादिष्ट और ज्येष्ठ में इष्ट या ठ प्रत्यय लगा हुआ है। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो तत्सम से रूढ़ होके हिंदी में आ चुके होते हैं। तो जो घृण है वो आपके यहाँ पर मूल रूप से तत्सम शब्द है, और निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है तो तत्सम बताना है, घृण है वो आपके है। जो घृण या घृणा तत्सम शब्द है, जबकि हम पूछ रहे हैं कि जो है नहीं है वो है। मछली तद्भव है, बेल, बिजली आदि जो है ये सब आपके तद्भव शब्द है। इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो पेठा जो है वो देशज शब्द है। डंडा, डंक और पेठी आदि जो है वो आपके कुछ संदर्भों में हमें देखते हैं कि विदेशी शब्दों में मिलते हैं। तो कुछ संदर्भों में डंडा को भी देशज माना जाता है आदि है, तो हमें बताना है इनमें से देशज नहीं है, तो पेठा जो है वो आपके देशज शब्द है। इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो विदेशी शब्द नहीं है, तो पुदीना, चुकंदर और अमीर ये विदेशी शब्द है। राख जो है वो आपके तद्भव शब्द है, संस्कृत के शार या रक्षा से बना हुआ है। पुदीना, चुकंदर और अमीर ये अरबी और फारसी आदि भाषा के शब्द है। अब देखते हैं 99 वाला। और भाववाचक संज्ञा शब्द गर्मी से निर्मित कौन सा है? तो गर्मी से निर्मित चीज है भाववाचक संज्ञा से, तो विशेषण है। विशेषता बता रहा है गर्म एक विशेषण है। जब इसमें ई प्रत्यय लगाया जाता है तो गर्मी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ऐसे बनती है। हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर आपको एक डिटेल एनालिसिस थोड़ी सी बताना है कि भाई सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है, गलत है तो क्यों, इस प्रकार से सारी बातें हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो चौपाई जो है वो तद्भव शब्द है। सब रट्टाफिकेशन वाला मामला है। शुरू के जो 40 प्रश्न है वो थोड़ा समझने के हैं, बाकी अगर आपको हिंदी रटी हुई है, याद की हुई है, तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। दिग्गज अकेडमी के ऊपर ऑनलाइन कक्षाएं ऑफलाइन जैसी अनुभूति है, और अच्छी टीम काम कर रही है। बहुत नाम मात्र का शुल्क है, 200, 500, 1000, 1500 तक के कोर्सेज हैं। मेंस का कोर्स हमें थोड़ा सा 5000 का रखा है, क्योंकि टीचर्स को देना होता है। इस प्रकार से आप समझे थोड़ा सा। 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। हम आपको कल वापस जो हिंदी का सेकंड पेपर है, जीके का पेपर है, वो लेके आएंगे। और अब आप दिग्गज अकेडमी पे हम ऑफलाइन तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन समय की मांग को देखते हुए हमारी पूरी टीम आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है, और अच्छे एनरिच जो आपके मैटर है। इस प्रकार से अभी ये पीपीटी जो है वो शेयर हो गई है, आप देख लीजिएगा, निकालिएगा। कोई गलती अगर हो जाती है, मानवीय भूल है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मैं चाहूँ तो आपको 5 घंटे तक उसको सॉल्व करा दूँ, लेकिन बच्चे देखते नहीं हैं, इसलिए जल्दीबाजी में हमें भी निकलना पड़ता है। सिर्फ इतना सा लिया है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, बस ये इस वाक्य के साथ हम थोड़ा शुरू किया है। इसलिए जल्दीबाजी में हम हमारे पूरे हिंदी को जो 200 घंटे में पढ़ाते हैं, उसको 1 घंटे में कैसे आपके सामने प्रस्तुत करें, बस इतना सा है। आपको बताना है कि हाँ भाई ये सही है तो इस प्रकार से है, गलत है तो इस प्रकार से गलत है। इस प्रकार के भाव के साथ हमने ये जल्दी थोड़ा सा आपको प्रेजेंट किया है। ऐसे ही जीके का और दोनों हिंदी और जीके का अगले दिन का भी आपको ये ऐप पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए साथियों। सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उस काम में हम भी थोड़ा और बढ़कर अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारा काम आपको जरूर पसंद आएगा, ऐसी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।